नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियां। शायद ही आपको किसी चैनल पे ये वीडियो मिलेगा और ये काफ़ी डिमांडेड था। आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि संस्कृत पेडागोजी के वीडियोस दिए जाएं, तो कोशिश की है कि आपको कुछ थोड़ा थोड़ा जानकारी मिल जाए। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सीटेट 2019 की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। और शाम को 7:30 बजे और 9 बजे 2 लाइव क्लासेज आप हमारे चैनल पे देख पा रहे हैं पिछले 3 महीने से, तो ये क्लासेज आप जरूर ज्वाइन किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप हर सब्जेक्ट्स की पेडागोजी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जा रहे हैं और अनअकैडमी पे भी फॉलो आप हमें कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अधिक समय न लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे आपका लॉस हो सकता है। तो बात करते हैं संस्कृत शिक्षण की विधियों की। संस्कृत शिक्षण की महत्ता प्राचीन काल से लेकर अद्यतन यानी आज तक दिखाई देती है। संस्कृत का हालांकि अब इस समय कम प्रयोग है, कम ही टीचर आपको मिलेंगे इससे, लेकिन फिर भी सीटेट में संख्या अधिक है संस्कृत सेलेक्ट करने वालों की। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, किसी भी भाषा का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उस भाषा के शिक्षण की विधियों का ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता। एक शिक्षक होने की दृष्टि से अगर आप संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको संस्कृत शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना जरूरी है। अब आपने सीटेट में संस्कृत भाषा को स्वीकार किया है, जिसका मतलब यही है कि आप संस्कृत के टीचर बनने के इच्छुक हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं संस्कृत शिक्षण की प्रमुख 3 विधियां मानी जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 विधियां, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 3 प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? पहली है यहाँ पे जो आपकी प्राचीन विधियां थी, प्राचीन काल में जिनका प्रयोग किया जाता था, और कुछ नवीन विधियां हैं और कुछ नवीनतम विधियां हैं। तो ये संस्कृत की मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है संस्कृत के शिक्षण विधियों को। हो सकता है आपने किसी और वीडियो में किसी और बुक में पढ़ा हो, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको अंतर मिले, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राचीन विधियां। तो प्राचीन विधि उस समय की आश्रम पद्धतियां, समाज, परस्पर मौखिक ज्ञान, परिज्ञान आदि पर आधारित थीं। ठीक है, यानी प्राचीन विधियां कौन थी? जब आश्रम वाली जो विद्या दी जाती थी गुरु के माध्यम से, तब ये विधियों का ज्यादा प्रयोग होता था। इस समय इन विधियों का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है। तो यहाँ पे वही बात कही गई है, प्राचीन विधि उस समय की आश्रम पद्धतियां, यानी आश्रम पद्धति जो शिक्षा थी, गुरुकुल के रूप में जो बच्चा था वो उपनयन संस्कार उसका मुंडन करवा करके और कई सारे रूल होते थे उनको फॉलो करके उनकी शिक्षा दी जाती थी गुरु के माध्यम से। गुरु ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। हालांकि आज भी कहा जाता है, लेकिन उतना अब नहीं, अब फ्रेंडली हो गई है शिक्षा, लेकिन उस समय गुरु का दर्जा बहुत ज्यादा था। तब इन विधियों का प्रयोग संस्कृत के अंतर्गत किया जाता था। इसमें कौन कौन सी विधियां हैं जान लीजिएगा। और ये समाज, परस्पर मौखिक ज्ञान, परिज्ञान आदि पर आधारित थी। कौन कौन सी है? पहले यहाँ पे मौखिक विधि है, पारायण विधि है, संभाषण विधि है। संभाषण विधि का दूसरा नाम क्या है? वाद विवाद विधि। तो ये अब आप लोग सोचेंगे कि हिंदी में हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो भैया जब तक आप हिंदी में नहीं समझ पाएंगे प्रश्न, अब मान लिया ऑप्शन में प्रश्न दिया होगा तो क्या लिखा होगा? संभाषणम विधे, परायणा विधे, मौखिका विधि, इतना ही अंतर होता है। कुछ शब्दों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो प्रश्नोत्तर विधि की जगह लिखा होगा प्रश्नोत्तरा विधि, भाषणा विधि, सूत्रा विधि, व्याख्या विधि। तो इतना ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। पहले जब आप हिंदी में समझ पाएंगे तब चीजों को संस्कृत में भी समझने में आसानी होगी। तो पहले इसको आप हिंदी में पढ़िए। विधियां जो है जान लीजिए कौन कौन सी हैं। यहाँ पे थे हम लोग, संभाषण विधि को वाद विवाद विधि भी कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि वाद विवाद विधि का निम्नलिखित विकल्पों में से दूसरा नाम क्या है? तो संभाषण विधि होगा ऑप्शन में, मौखिक विधि होगा, कथानक विधि होगा, और इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपने यहाँ से क्या जाना कि संभाषण विधि का ही दूसरा नाम वाद विवाद विधि है। अगला यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि, भाषण विधि, सूत्र विधि, व्याख्या विधि, कथानक विधि और व्याकरण विधि, कक्षा नायक विधि, अनुवाद विधि और कुछ अन्य विधियां। तो अभी आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, यहाँ पे सिर्फ शिक्षण विधियों के नाम नोट किए गए हैं, बाकी इसकी डिटेल्स चर्चा करेंगे हम
आगे चल करके। तो अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और संस्कृत पेडागोजी के वीडियोस देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगे। यहाँ पे एक आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं संस्कृत पेडागोजी के वीडियोज। अब बात करेंगे यहाँ पे पाठशाला विधि है क्या। तो संस्कृत पठन पाठन की सबसे प्राचीन विधि पाठशाला विधि है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि संस्कृत पठन पाठन की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि संस्कृत पठन पाठन की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है। ऑप्शन होगा वहां पे पाठशाला विधि और ऑप्शन होगा कक्षा नायक विधि, मौखिक विधि, परायण विधि। तो आपको वहां पे क्या टिक करना होगा, पाठशाला विधि। ठीक है, ये जो है सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, सबसे प्राचीन विधि कह सकते हैं। यहाँ पे जो दे रखा है, उस समय गुरु पाठशाला में शिष्यों को अध्ययन अध्यापन कराते थे। 17वीं शताब्दी पर्यंत पाठशालाओं, आश्रमों, गुरुकुलों, मठों और विद्यापीठों में यह शिक्षण विधि प्रचलित रही। लेकिन शुरुआत में इस विधि का बहुत ज़्यादा मतलब महत्व था, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जब लॉर्ड मैकाले की शिक्षण पद्धति आई तब इस विधि की उपेक्षा की जाने लगी। इस शिक्षा विधि के द्वारा शिक्षा के आरंभ के समय गुरु शिष्य के उपनयन संस्कार को पूर्ण करके शिष्यों को गायत्री मंत्र का उपदेश देते थे। हमने आपको पहले ही बताया था, उपवज्या संस्कार यानी उपनयन संस्कार किया जाता था और कई सारे नियम व शर्तें होती थी शुरुआत में जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे बालक, उनके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाठशाला में अध्यापन हेतु गुरुओं को बुलाया जाता था। इसी समय से चतुर्वर्ग की अवधारणा प्रचलित हुई। तो चतुर्वर्ग की अवधारणा कब से प्रचलित हुई, ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो ये प्राचीन काल की बात है यहाँ पे। अब बात करते हैं पाठशालाओं की देखभाल समाज करता था और यह पूर्णतः समाज पर ही निर्भर थी। यानी जो पाठशालाएं होती थी उनकी देखरेख करना, उनमें आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये सब दायित्व किसका था, समाज के सदस्यों का, समाज के लोगों का। वो पूरी देखभाल करते थे और सहयोग अपना प्रदान करते थे पाठशालाओं को। इस प्रकार यदि उस समय के समाज को देखा और परखा जाए तो ये उत्कृष्टतम और कोटि का समाज कहलाएगा। पाठशाला विधि के अंतर्गत कुछ और प्रमुख विधियां भी आती हैं, उनके नाम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, जो कि आपने सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पे मौखिक विधि, ऑप्शन यानी का विधि, ये थी आपकी मौखिक विधि। तो इसको हम डिस्कस करेंगे मौखिक विधि है क्या। आइए जानते हैं मौखिक विधि के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे पारायण विधि। तो मौखिक विधि में क्या होता है, इस विधि के विधान के अनेक मत मताक्य हैं। वैदिक क्या कहते हैं इस बारे में कि प्राचीन काल में मौखिक शिक्षण प्रमुख था। ठीक है, उतना नोट्स वगैरह बनाने की प्रथा नहीं थी। जो गुरु ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे, वही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता था बच्चों के लिए। अब वर्तमान में क्या है, शिक्षा को एक तरीके से बहुत ज़्यादा बोझ बना दिया गया है। व्यवसायीकरण तो हो ही गया है, साथ ही साथ बोझ भी हो गई। कई तरीके के मतलब एक्टिविटी होती हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो प्राचीन काल की शिक्षण प्रक्रिया थी वो ज़्यादा प्रभावशाली होती थी। वर्तमान में तो सिर्फ यही है कि डिग्री लेना और बस नौकरी पाना। यहाँ पे देख सकते हैं उस समय के आचार्य शिष्यों को मौलिक विधि से कई ग्रंथों को रटाने की पद्धति थी। कुछ प्रमुख ग्रंथ थे, कुछ प्रमुख श्लोक थे जो बच्चों को याद करवाए जाते थे, जैसे उपनिषद, वेद आदि। क्योंकि उस समय याद करने के लिए यानी कंठस्थीकरण के लिए 3 साधन सहायक थे। कौन सा, श्रवण, मतलब सबसे पहले सुनना। जो गुरु आपको सुना रहे हैं, कोई श्लोक हुआ या कोई कहानी हुई, जैसे यहाँ पे वेद के बारे में कहा गया है, तो पहले सुनिए, फिर उसका मनन कीजिए यानी चिंतन कीजिए, फिर निधि अध्यासन, फिर खुद से उस पर मतलब अपने विचारों को साझा करिए। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख सहायक साधन थे। उस समय की बात की जा रही, प्राचीन काल में जो पाठशाला विधि के अंतर्गत मौखिक विधि थी उसमें आपने पढ़ा। अब बात करते हैं पारायण विधि। ये विधि भी कंठस्थीकरण पर ही बल देती है। इस नियम में होता क्या है, एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि पारायणिक किसे कहा जाता है। तो नियम के आधार पर पारायण करने वाले छात्र को पारायणिक विधि कहा जाता है। किसको, नियम के आधार पर पारायण करने वाले छात्र को ही हम क्या कहते हैं, पारायणिक विधि। कठिन पाठ एवं सरल पाठ के आधार पर पारायण होता है, इसलिए पाठ के अनुसार पारायण की संख्या निर्धारित होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पारायण विधि के कुछ निर्धारण हैं। यहाँ पे
कुछ रूल थे, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कुछ रूल होते हैं। तो 5 बार पाठ को पढ़ना, 5 बार शब्दों को पढ़ना और 5 बार पढ़ना। तो ये कुछ प्रमुख निर्धारण तब के मतलब एक रूल थे कि 5 बार आपको पाठ पढ़ना है, 5 बार शब्दों को पढ़ना है, 5 बार फिर उसको रिवीजन करना है, पुनरावृत्ति करनी है। तो ये कुछ प्रमुख निर्धारण तत्व थे। आगे बात करेंगे वाद विवाद विधि की। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप पसंद करेंगे, शेयर करिएगा, हर सीटेट कैंडिडेट्स तक पहुंचा दीजिए जिन्होंने संस्कृत भाषा को स्वीकार किया है फर्स्ट और सेकंड पेपर में। इसके हम पार्ट 2 में आगे की बात को डिस्कस करेंगे, जिसमें वाद विवाद विधि को पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर विधि को पढ़ेंगे और भाषण विधि को पढ़ेंगे, सूत्र विधि को पढ़ेंगे। सारा PDF आपके लिए बिल्कुल तैयार कर लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और अगले वीडियो का वेट करेंगे। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा और क्या आप इसके सारे पार्ट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसको आपके कमेंट्स और लाइक को देखते हुए ही हम अगले वीडियोस को लेकर के आएंगे। तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है। लाइक का टारगेट है 2000 लाइक इस वीडियो को करिएगा सभी लोग मिल करके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में आप सभी का। और लाइव क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा शाम को 7:30 बजे और 9 बजे। धन्यवाद।